ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 2। ये नोट्स हैं पूरे। ठीक है ना। तो चैप्टर में बेसिकली दो चीज़ें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है कि 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स और 6 फिजिकल डिविजन्स। ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल तो 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स को पहले डिस्कस करेंगे हम। पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयाज और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। उसके बाद जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, एक और दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर भी डेक्कन प्लेटू है, सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ये 3 पार्ट्स हो गए। उसके बाद डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि अर्थ की एज कितनी है। ये सारे नोट्स सिंपली एनसीईआरटी से हैं, तो ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। अर्थ की एज कितनी है? 4600 मिलियन ईयर्स। मिलियन को अगर लाख में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर करोड़ में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करो 4600 को, तो क्या आएगा? 10 से डिवाइड करोगे तो 460। ठीक है, तो अर्थ की एज है 460 करोड़ साल। अर्थ ऐसी जैसे है ऐसी कैसे बनी? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ये क्या होते हैं? एक सेकेंड। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है उनकी वजह से बने। राइट। पहाड़ क्यों बने हैं? अर्थ के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही थी इसलिए पहाड़ बने हैं। वोल्केनो क्यों बनी? अर्थ के अंदर की मूवमेंट की वजह से। ये सारी एंडो, अंदर, इंटरनल फोर्सेस की वजह से। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, पहाड़ बन गया, लेकिन जब बारिश हुई तो फिर धीरे धीरे पहाड़ इरोड हो गया, उससे सेडिमेंट्स आके लो लाइंग एरियाज में बस गए। ठीक है ना, उससे प्लेन्स बन गए, डेल्टास बन गए, रॉक की वेदरिंग हो रही है, तो वो सारे एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो दोनों ही फोर्सेस साथ में काम करती हैं। और इंडिया पहले कौन सी प्लेट का पार्ट थी? ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। आपको पता ही है कि सबसे पहले जो है पैंजिया था, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। उसमें से फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सारी प्लेट्स, अफ्रीका सब टूट गए और धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ इस तरह से बढ़ने लग गए। एंड फाइनली इंडिया एशिया से टकराया और हिमालयास बने। राइट। अब आपकी एनसीईआरटी में दो चीजें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है कि इंडिया की 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन। इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसे बना, उसको उसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप देखो तो हम इस सब कॉन्टिनेंट के 3 मेन पार्ट्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस हिस्ट्री में मत जाओ, रैदर प्रेजेंट में जाओ कि आज हमें इंडिया के कौन से फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हो जाएंगी 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। ठीक है, तो जैसे एनसीईआरटी में दिया हम उसी हिसाब से उसी क्रोनोलॉजी में चीजों को पढ़ेंगे। अब इसको याद कैसे रखोगे? ये क्या रटना पड़ेगा? नहीं, लॉजिकली सोचो, ये 3 चीजें ही क्यों हैं और एनसीईआरटी में यही 3 सीक्वेंस, यही पर्टिकुलर सीक्वेंस क्यों दिया हुआ है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन का? क्योंकि इंडिया पहले जो डेक्कन एरिया है ना, सिर्फ यही था। राइट। भाई जैसे हमें इंडिया ऐसे पता है, तो ये पूरी इंडिया की शेप नहीं थी पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, सिर्फ ये पेनिनसुलर वाला हिस्सा था। ये हिस्सा पेनिनसुलर प्लेटू वाला हिस्सा जाकर टकराए हिमालय से, जिससे हिमालयास बने। मतलब एशिया से टकराए जिससे हिमालयास बने। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो एक बार, सिर्फ ये हिस्सा था, ये आया इधर, बीच में टेथिस ओशियन था, यहाँ पे पहले वोल्केनोज वगैरह थे, क्योंकि जो ओशियानिक प्लेट थी, ओशियानिक प्लेट एशियन प्लेट के नीचे जा रही थी, जिससे यहाँ पे वोल्केनोज थे। लेकिन उसके बाद ये कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई। ठीक है, उससे यहाँ पे हिमालयस बन गए, इसीलिए हिमालय से वोल्केनो भी नहीं है। तो जब ये पेनिनसुलर प्लेटू टकराया इससे, तो पहले हमारी जियोलॉजिकल डिवीजन होगी पेनिनसुलर प्लेटू। राइट। टकराने से क्या हुआ? टकराने से हिमालयास बने, तो दूसरी डिवीजन हो गई हमारी हिमालयास। फिर जब हिमालयास बने, वो मिट्टी थी ना, एक तरीके से जमीन में मिट्टी थी बहुत सारी। जब मिट्टी आपस में दब गई और ऊपर उठ गई, तो सेडिमेंट्री रॉक्स के हिमालयास बने हुए हैं, इसलिए काफी लूज हैं, इसलिए उनमें अक्सर लैंडस्लाइड्स आती रहती हैं। ज्यादा ठोस पत्थर नहीं है हिमालयास में, है ना। तो फिर जब बारिश होगी इतनी ज्यादा, उनकी हाइट की वजह से ग्लेशियर्स जम जाएंगे, पानी जम जाएगा, वो पिघलेगा, रिवर्स अपने सेडिमेंट लाएंगी, तो वो सेडिमेंट ये जो प्लेन वाले एरिया है यहाँ पे लाके सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देंगी। तो ये बन गया हमारा तीसरा फीचर। तो पहला फीचर क्या था? पेनिनसुलर प्लेटू। दूसरा फीचर है हिमालयास। और फिर तीसरा फीचर लॉजिकली क्या हुआ? नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं और यही तीन हो गए हमारे बेस्ड ऑन फॉर्मेशन जियोलॉजिकल डिविजन्स। राइट। फिजिकल फीचर्स क्या है? फिजिकल फीचर्स जैसा आपको इंडिया में दिखता है कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, फिर उनके नीचे प्लेन्स हैं, यहाँ पे प्लेटू है, डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज और आइलैंड ग्रुप्स। ठीक, सिंपल सी चीज है। अब हम एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ेंगे।
तो जियोलॉजिकल डिविजन्स में सबसे पहला कौन सा आया? पेनिनसुलर ब्लॉक. Which geological division has stood like a rigid block since the Cambrian period? Okay. कैम्ब्रियन पीरियड कब था? लगभग 50 करोड़ साल पहले. अब आपको इंडिया की मूवमेंट पता है? कैसी मूवमेंट? ये देखो, करीब 25 करोड़ साल पहले ये स्थिति थी, ये 200 करोड़ साल पहले, सॉरी 20 करोड़, ये 25 करोड़, 20 करोड़, और ये 6.5 करोड़ साल पहले करीब इंडिया जो है एशिया के काफी पास आ गया था, और ये प्रेजेंट डे है. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कैम्ब्रियन पीरियड. कैम्ब्रियन पीरियड मतलब 50 करोड़ साल पहले. तो 50 करोड़ साल पहले मतलब इससे भी पुराना, राइट? तो यानी कि इससे भी पुराना, यानी कि बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है. हमें पता भी हिमालयस कब बने? हिमालयस बने 5-6 करोड़ साल पहले. क्वेश्चन में है 50 करोड़ साल पहले. जब हिमालयस 5 करोड़ साल पहले बने, हिमालयस 5 करोड़ साल पहले बने, और क्वेश्चन में दिया है कैम्ब्रियन पीरियड यानी कि 50 करोड़ साल पहले, तो ऑब्वियसली उस टाइम ना तो हिमालयस थे, ना ही नॉर्दर्न प्लेन्स थे, कुछ भी नहीं था उस टाइम. तो सिर्फ एक पेनिनसुलर ब्लॉक था जो कि इसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का. ठीक है ना? तो इसलिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो कौन सी जियोलॉजिकल डिवीजन है जो 50 करोड़ साल से एक रिजिड ब्लॉक की तरह खड़ी हुई है आज भी. वो है पेनिनसुलर ब्लॉक, राइट? अगर आप ईयर में भी कंफ्यूज हो रहे हो, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है. तो सिंपल सी बात है यार, हिमालयस जो है वो रिजिड ब्लॉक नहीं है. हिमालयस तो काफी फ्लेक्सिबल है, वो आज भी बढ़ रहे हैं, है ना? और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स कोई ब्लॉक नहीं है, वो तो एलुवियल डिपॉजिट है. कहीं पे बहुत ज्यादा मिट्टी गिर गई तो मिट्टी है बहुत सारी, बहुत बड़े स्केल पे. हमें इंसानों को लग रहा है कि मतलब कि ये जमीन है पूरी, बट एक्चुअली मिट्टी गिरी हुई है सारी. ठीक है ना? तो दैट इज एलुवियल प्लान, एलुवियल डिपॉजिट्स. पेनिनसुलर ब्लॉक की बाउंड्री क्या है? तो ये बाउंड्री आपकी दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, राइट? कच्छ से लेके अरावली रेंज, यमुना गंगा, राजमहल हिल्स और गंगा डेल्टा. ठीक है? तो ये जो लाइन खिंची हुई है ये आपके पेनिनसुलर प्लेटू के, ये नीचे सारा पेनिनसुलर प्लेटू है. तो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ से ये अरावली रेंज है, तो इसको टच करते हुए ये गंगा यमुना बह रही हैं, इनको टच करते हुए नीचे जो है ये राजमहल हिल्स है, यहाँ पे राजमहल हिल्स है, और फिर ये गंगा का डेल्टा आ गया, राइट? क्योंकि यही वो हिस्सा है जो जाके टकराया था हिमालय से, यहाँ पे हिमालयस बन गए, उनसे सारी एलुवियल डिपॉजिट वगैरह आई, रिवर्स सिल्ट लाई, और वो सारी सिल्ट यहाँ पे जमा हो गई, जिससे कि यहाँ पे प्लेन्स बन गए. सिंपल है. नॉर्दर्न एक्सटेंशन, वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है? राजस्थान में. और नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है कार्बी एंगलोंग और मेघालय. ठीक है? तो फिर इस पेनिनसुलर प्लेटू का यहाँ पे वेस्ट में एक्सटेंशन कौन सा हो गया? थार डेजर्ट हो गया. और यहाँ पे एक तो हो गया मेघालय प्लेटू, राइट? और यहाँ पे है कार्बी एंगलोंग असम में. ठीक है? तो ये इसी के एक्सटेंशन है. अभी हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या, कि ये जो पूरा हिस्सा है ये भी एक तरह से पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट था. ये हिस्सा भी थोड़ा बहुत पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट था, लेकिन जब ये टक्कर हुई तो उससे ये हिस्सा थोड़ा टूट गया, बीच में गैप बन गया, राइट? तो जो बीच में गैप बना यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इस वाले हिस्से में, इसको कहते हैं मालडा गैप, मालडा फॉल्ट. और जैसे कि बाकी सारे एरियाज में भी नदियों ने सारा सिल्ट लाके डिपॉजिट कर दिया, उसी तरह मालडा फॉल्ट के ऊपर भी नदियों ने सारा सिल्ट डिपॉजिट कर दिया. ठीक? तो मालडा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल. तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि व्हाट सेपरेट्स मेघालय फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू. ये मेघालय, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू, बीच में मालडा फॉल्ट. ओके. एनसीईआरटी के हिसाब से पेनिनसुला की जियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन क्या है? एंशिएंट ग्रेनाइट एंड ग्नीस रॉक. बड़ा आसान है याद करना. ये आपने देखा होगा ना, ये किचन में कई जगह पत्थर लगे होते हैं ग्रेनाइट के, जिसमें दाने दाने होते हैं, ये ग्रेनाइट है. ठीक है? फटाफट रॉक साइकिल को रिवाइज करो. जैसे मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा जब जम जाता है तो क्या बनते हैं? इग्नियस रॉक, राइट? तो ग्रेनाइट, ये जो ग्रेनाइट है ये एक इग्नियस रॉक है. तो अपनी किचन में जाके देखो, जो आपको ग्रेनाइट दिख रहा है ना, वो एक्चुअली इग्नियस रॉक है. हम लोगों ने उसकी माइनिंग कर करके उसको काट काट के अपने किचन में लगा लिया है. ये जमा हुआ लावा है, जमा हुआ मैग्मा है,
राइट। जब ये पृथ्वी के सरफेस पे पड़ा रहता है, इसकी वेदरिंग इरोजन होता है, चूरे चूरे हो जाते हैं इसके, तो सेडिमेंट्स बन जाते हैं। जब वो सेडिमेंट्स कंप्रेस होते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं, राइट। और जब भी किसी इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगाया जाता है, अर्थ कई हज़ारों सालों तक हीट एंड प्रेशर लगाती रहती है इन पत्थरों के ऊपर, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, राइट। तो ऐसे ये ग्रेनाइट था पेनिनसुलर इंडिया के अंदर। अब इस ग्रेनाइट पे अगर बहुत टाइम तक प्रेशर लगता रहा तो ये आपस में थोड़े बहुत जिनमें लेयर्स लेयर्स आ जाएंगी इस तरह से। ये आपको लेयर्स दिख रही हैं इसमें। तो ये है ग्नीस। ग्नीस जो है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जिसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं। ठीक है, फर्क समझ गए आप। तो ग्रेनाइट में क्या है, ग्रेनाइट सॉरी ग्रेनाइट काफी ऐसे कोर्स दाने दाने होते हैं इसके अंदर, लेकिन जो ग्नीज होता है उसमें इस तरह के बैंड्स होते हैं। तो जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे बीच में लावा वगैरह निकला था जब इंडिया नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था, क्योंकि बीच में क्या था, वो तो ना अर्थ के नीचे से हॉटस्पॉट था एक, तो हॉटस्पॉट की वजह से यहाँ पे पूरे डेक्कन में सारा लावा फैल गया था। तो लावा फैला तो उसे इग्नियस रॉक्स बन गए, एंड इग्नियस रॉक्स जब काफी टाइम तक उन पे हीट एंड प्रेशर लगा तो उनमें से कुछ ग्नीस बन गए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया है। फिर अगला क्या है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ फीचर्स फॉर्म्ड बाय वर्टिकल मूवमेंट एंड ब्लॉक फॉल्टिंग ऑफ पेनिनसुला। ब्लॉक फॉल्टिंग क्या होती है भाई, जैसे अर्थ एक तो होता है कि भी एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराई तो माउंटेन्स फॉर्म हो गए, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है कि मान लो कि माउंटेन्स वगैरह नहीं फॉर्म हुए, रादर इस तरह से प्लेट बीच से टूट गई, बहुत बड़ी प्लेट है वो प्लेट बीच से टूट गई, कुछ फॉल्ट आ गया उसमें, एक हिस्सा थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस गया, या एक हिस्सा किसी वजह से हल्का सा ऊपर की तरफ चला गया, या फिर एक इस तरफ चला गया एक इस तरफ चला गया, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीकों की जो है फॉल्ट्स धरती में हो सकती हैं। अब ऐसे ही मान लो कि बीच में कुछ हिस्सा जो है वो नीचे धंस गया थोड़ा सा धरती का, राइट। तो फिर वहां से ऑब्वियसली कहीं पे भी पानी वानी होगा आसपास का, छोटा मोटा पानी को सारा इसमें आके इकट्ठा होता रहेगा, तो ये अपने आप नदी बन जाएगी, राइट। तो जैसे नर्मदा और तापी हैं वो इस तरह के फॉल्ट में, ठीक है ना, इनमें जो है वो बह रही हैं। ऐसे ही अफ्रीका है ना, ये देखो अफ्रीका मैप दिख रहा है आपको, अफ्रीका का मैप, तो यहाँ पे भी ग्रेट रिफ्ट वैली है। तो कई बार धरती में ऐसे रिफ्ट बन जाती है ब्लॉक मूवमेंट की वजह से, बीच में धरती धंस जाती है, जिसकी वजह से इस रिफ्ट के अंदर फिर नदी बहती है। नर्मदा तापी इन्हीं का कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गया रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा, तापी एंड महानदी। क्वेश्चन क्या था कि ब्लॉक फॉल्टिंग की वजह से, इस तरह की ब्लॉक मूवमेंट की वजह से पेनिनसुला के अंदर क्या क्या फीचर्स फॉर्म हुए हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स। अब यहाँ पे मैंने कहा कि बीच वाला हिस्सा नीचे धंस गया तो वैली बन गई है, रिफ्ट वैली, नदी बह रही है। लेकिन अगर यह हिस्सा नीचे जाने की जगह ऊपर उठ जाता तो हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन बन गए। ठीक है, क्लियर है। वॉट टाइप ऑफ माउंटेन्स आर इन पेनिनसुला, रेलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन्स। रेलिक्ट एंड रेजिडुअल क्या मतलब हुआ, ये भी पहले बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स थे, लेकिन कई सालों तक इनके ऊपर इतने ज्यादा मतलब वेदरिंग होती रही, नदी बहती रही, बारिश होती रही, कि अल्टीमेटली मतलब मान लो इतना बड़ा पहाड़ था, ठीक है ना, पहाड़ झड़े जा रहे, अल्टीमेटली अंदर छोटा सा पहाड़ बचा सिर्फ। तो जो छोटे मोटे पहाड़ बचे हुए हैं इनको हम कहते हैं रेलिक्ट माउंटेन्स। डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये देखो आपको ये दोनों पहाड़ दिख रहे हैं, ये थोड़ा सूखा इलाका लग रहा है, ये अच्छा हरा भरा लग रहा है, लेकिन नोटिस करो कि ये पहाड़ कोई बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है। ये इंसान है यहाँ पे देखो, ये ठीक है ना, ये घर है लोगों के, ये पहाड़ी है, कोई बहुत बड़े पहाड़ नहीं है ये। अब देखो हिमालयस, हिमालयस बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, कई किलोमीटर ऊंचे होते हैं, किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। माउंट एवरेस्ट कितना है, 8 किलोमीटर ऊंचाई पे है, किलोमीटर्स नॉट मीटर्स, राइट। वैलीज होती हैं इनके अंदर। तो फिर ये जो है ये है रेलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन्स। ये भी किसी टाइम में काफी बड़े माउंटेन्स हुआ करते थे, लेकिन काफी टाइम तक ये झड़ चुके हैं, ऊपर की सारी इनकी परतें परतें हट चुकी हैं, और ये छोटे छोटे से हिल्स, छोटी छोटी सी पहाड़ी रह गई हैं। इनको हम बोलते हैं रेलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन्स। तो पेनिनसुलर इंडिया में इसीलिए कोई बहुत ऊंचे हिमालयस की तरह माउंटेन नहीं है, बल्कि रेलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। महेंद्रगिरी हिल ये एक्चुअली 2 जगहों पे है, ठीक है ना, एक जो तमिलनाडु में भी है उसको महेंद्रगिरी बोलते हैं, उड़ीसा वाले को महेंद्रगिरी बोलते हैं। बाकी नल्लामल्ला हिल्स, वेलिकोंडा रेंज, पलाकोंडा रेंज और जवदी हिल्स, जो भी चीज दी है